प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस एंशिएंट हिस्ट्री में पुष्यभूति वंश और इस वंश के एक शासक हर्षवर्धन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको दिमाग में बैठाने के लिए, आपको मेमोराइज करवाने के लिए काल्पनिक चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो उन कल्पना को सिर्फ कल्पना के हिसाब से वॉच करिएगा, मैटर आपको याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन द्वारा की गई थी। किसने? नरवर्धन ने। और ये इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? इन्होंने राजधानी बनाया था वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के थानेश्वर, एक जगह है थानेश्वर, वहाँ पे बनाया था। ये हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले में एक जगह है थानेश्वर। तो अब देखिए क्या है, इसको कैसे मेमोराइज करेंगे, आपके दिमाग में कैसे बैठ जाए। तो देखिए, पुष्यभूति वंश लिखा है, पुष्यभूति वंश। तो कल्पना कीजिए कि पुष्य को कर लीजिए पुष्प, पुष्य को पुष्प, भूति को कर लीजिए भूमि। तो कल्पना कीजिए, एक राजा थे जो बहुत सारे नर का वध किया था, नरवर्धन। तो इसको कर लीजिए नर का वध, यानी नर मतलब कौन? नर मतलब इंसान, आदमी, पुरुष। तो पुरुषों का ढेर सारे मार काट किए, वध करते रहे। तो एक दिन उनको बड़ा पछतावा हुआ, आत्मज्ञान हुआ, आत्मग्लानि हुई, और इससे उन्होंने क्या किया? संकल्प किया, अब हम किसी का वध नहीं करेंगे। और पश्चाताप में उन्होंने क्या शुरू किया? भूमि पे पुष्प लगाना शुरू किया। पुष्पभूति, पुष्यभूति। तो कर लीजिए भूति, भूमि, पुष्प, भूमि पर पुष्प लगाना शुरू किया पछतावा के रूप में, जिससे हम दुनिया को खुशियां दे सकें। तो ठीक है, नरवर्धन नर का वध किया। अब पछतावा होने पे उन्होंने क्या किया? पुष्प उगाया, भूमि पे उगाना शुरू किया। अब कहाँ उगाना शुरू किया? तो जगह थी थानेश्वर। थानेश्वर। तो कल्पना कीजिए भाई, आप नर का वध करेंगे, यानी आप मारपीट करेंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? थाने। तो थाने सीधे सीधे लिखा थाने। तो अभी तो ये कल्पना कीजिए, थाने की कल्पना कीजिए, पुलिस थाना, पुलिस थाने की भूमि पर ही वो पुष्प उगाने लगे। ठीक, तो ये राजधानी हो गई थानेश्वर। पुलिस थाने की भूमि पर क्या उगाने लगे? पुष्प। तो हो गया पुष्यभूति वंश। और स्थापना किसने किया? नरों का वध करने वाले नरवर्धन। और कहाँ पे किया? थानेश्वर, अंबाला, हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में इन्होंने किया। अब पुष्यभूति वंश के एक शासक थे जिनका बढ़िया इतिहास रहा है, वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठे। तो देखिए, अब यहाँ पे कर लीजिए, हर्षवर्धन 16 साल का बच्चे ही थे, बालिग भी नहीं हुए थे जब ये गद्दी पर बैठे 16 साल की अवस्था में। तो देखिए किस ईस्वी में बैठे? 606 ईस्वी में। तो अब ये 606 कैसे याद होगा? देखिए 6, तो इसको कर लीजिए 60 और 6। अब हम 6 से एक शब्द बताने जा रहे हैं, अगर आपने वाच कर लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, छा से 6, अच्छा से छोरी,
छोरी छोरा, अक्सर हरियाणा वाले लोग यही शब्द बोलते हैं, छोरा छोरी बोलते हैं ना, तो हरियाणा के ही शब्द लेते हैं छोरी। तो कल्पना कीजिए कि जब 16 साल की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे तो 60 छोरियों ने आरती उतार करके उनका स्वागत किया। कितनी? 60 छोरियों ने। तो 60 और छोरी से छा से छोरी यानी 6, तो कितना हो गया? 606 ने इनका स्वागत किया। आशा है ये भी दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए क्या हुआ। हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे जो हमेशा साथ में रहा करते थे और कविता सुनाया करते थे। तो उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट नाम था। तो आप समझ लीजिए वो क्या करते थे, वीरता की गाथाएं कविताएं गा के और हर्षवर्धन को बाण चलाने के लिए उत्तेजित किया करते थे। जब हर्षवर्धन युद्ध में जाए तो बाणभट्ट बगल में जाके कविता कान में दहाड़ मार के कहते थे बाण चलाओ बाण चलाओ। तो बाण चलाते थे। तो उनका नाम हो गया बाणभट्ट। ये कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब बाणभट्ट ने एक रचना की, बड़ी महत्वपूर्ण रचना थी जिससे इतिहास का पता चलता था, हर्षवर्धन के इतिहास का। तो उन्होंने क्या रचना की थी? हर्षचरित। हर्षचरित। अब भाई उन्हीं के कवि थे, तो उन्हीं के कवि थे बाणभट्ट। तो वो किसकी बात करेंगे? तो हर्ष की बात ही करेंगे। तो हर्ष के चरित्र की रचना इन्होंने दी थी। लेकिन अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, हर्षवर्धन खुद भी एक रचनाकार थे, यानी कवि और लेखक भी थे। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नागानंद, फिर रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं इनका तीनों। देखिए हर्षवर्धन की रचना नागानंद, तो ध्यान से देखिए इसमें छिपा है नाग। तो कल्पना कीजिए एक नाग हर्षवर्धन को मिला जिसके ऊपर मणि थी। मणि क्या है? एक प्रकार का रत्न ही तो है। तो ये मणि जो है हर्षवर्धन ने देखा तो नाग से रिक्वेस्ट करके चिरौरी विनती किए, नाग खुश हो गया, उसने इनको मणि दे दिया। अब वो मणि कितना, वो रत्न था, बहुत कीमती था। तो वो कीमती रत्न मणि पा गए तो नाग ने उनको आनंदित कर दिया। क्या देके? अपना रत्न दे करके, यानी मणि तो रत्न हो गया। और ये रत्न हर्षवर्धन को इतना प्रिय था कि हर दिन दर्शन करते थे। सुबह उठ के उस रत्न का दर्शन किया करते थे। तो पहला क्या हो गया? नाग से नागानंद। नागानंद ने अपना मणिक रत्न दे दिया तो हो गया रत्नावली। और रत्नावली यानी रत्न इनको इतना प्रिय था कि तो वो रोज दर्शन करते थे। तो प्रियदर्शिका। ये 3 के तीनों हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन की ये तीनों की तीनों रचना है। अब देखिए क्या है, हर्षवर्धन शिव के उपासक थे। शिव के उपासक थे। अब देखिए इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे, देखिए कैसे। और इनका एक नाम पड़ा शिलादित्य। शिलादित्य भी इनका एक नाम पड़ा। तो देखिए भगवान शिव कहाँ बैठते हैं? तो भगवान शिव को कभी भी देखिएगा तो कैलाश मानसरोवर माना जाता है ना, और वहाँ पे बर्फ के शिला पे बैठते हैं भगवान शिव। तो अब कल्पना कीजिए भगवान शिव जब बर्फ की शिला पे बैठते हैं तो उन्हीं के भक्त हर्षवर्धन उन्हीं के भक्त थे। और ये भी क्या करते थे? शिला पे ही बैठते थे। ये बढ़िया राजगद्दी पे नहीं बैठते थे। कल्पना कीजिए
ये भी शिला पे बैठते थे, इसलिए इनका एक नाम हो गया शिलादित्य। और शिलादित्य पर ये शिला बैठते थे, क्यों बैठते थे? क्योंकि इनके भगवान शिव वो भी शिला पे बैठते हैं, हिमशिला पे। तो ये उपासक किसके हुए? शिव जी के हुए। अब देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, इन्हीं के कार्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो अब देखिए, दो यात्री बहुत मशहूर हैं चाइनीज में से, एक फाहियान और एक ह्वेनसांग। तो फाहियान की चर्चा चंद्रगुप्त द्वितीय में किया है हमने, लेकिन ह्वेनसांग को याद रखना बहुत आसान है। एक बार पॉइंट आप चिन्हित कर लीजिए, ह्वेनसांग हमेशा याद रहेंगे। कैसे? देखिए, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग, यानी दोनों लोग एक ही नाम राशि के थे, एक ही अक्षर के नाम अक्षर के थे। हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन के कार्यकाल में ह्वेनसांग भारत आए। अब ये ह्वेनसांग भारत क्यों आया? ये ह्वेनसांग भारत में आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, और यहाँ से बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह करके ले जाने के लिए आए थे ह्वेनसांग। पहला किस लिए आए? तो पहला आए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, दूसरा किताब बौद्ध धर्म की किताबें ले जाने के लिए। अब ह्वेनसांग के बारे में एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग जो है, इनको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, और वर्तमान में शाक्य मुनि कहते हैं, वर्तमान में शाक्य मुनि कहते हैं। तो अब देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। पहला तो ये कल्पना कीजिए, ह्वेनसांग चीन में ये किसी राजा का लड़का था, तो राजा का लड़का राजकुमार होगा जो भारत में पढ़ने आया हर्षवर्धन के कार्यकाल में। तो भारत में जब पढ़ने आया तो वो क्या हो गया? चाइनीज यात्रियों में वो राजकुमार हो गया। भाई, राजा का लड़का राजकुमार ही तो होगा, तो ये राजकुमार हो गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय में जब पढ़ लिया तो नीतियों का पंडित हो गया, प्रकांड पंडित हो गया, यानी विद्वान बन गया। तो नीति का पंडित भी हो गया। और फिर पहनावा जो है, अपनी जटा और अपना रहन सहन कैसे कर लिया? मुनियों की तरह कर लिया, जैसे बौद्ध मुनि रहते हैं, शाक्य मुनि रहते हैं। तो इस तरीके से ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और ये शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं, तब एक दो टॉपिक और है, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? नरवर्धन ने की। नरवर्धन यानी नर का वध कर रहे थे, पछतावा हुआ तो क्या हुआ? भूमि में पुष्प उगाना शुरू किए, जिससे लोग संसार को खुशी दी जा सके। किस जगह पे करना शुरू किए? थाने में, थानेश्वर। तो थानेश्वर हो गया, ये हरियाणा में है। इसके बाद हर्षवर्धन 16 साल की अवस्था में 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठे। तो कल्पना क्या करेंगे, नाबालिग बच्चे ही थे, 16 साल के गद्दी पे जब बैठने गए तो 60 छोरियों ने उनका आरती उतार के स्वागत किया। तो 60 और छोरी से 6 यानी 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पे बैठ गए। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि थे जो लगातार बाण चलाने के लिए उत्तेजित उनको करते थे, तो बाणभट्ट हो गए। बाणभट्ट ने क्या रचना लिखी? उन्होंने रचना लिखी हर्षचरित, क्योंकि भाई उनके राजा थे हर्ष, तो राजा का चरित्र लिखेंगे तो हर्ष का चरित्र लिख दिया। लेकिन हर्षवर्धन भी एक रचनाकार और लेखक थे, तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा नागानंद।
और दूसरा क्या लिखा, रत्नावली, और तीसरा क्या लिखा, प्रियदर्शिका। तो कल्पना कीजिए एक नाग था, नाग ने उनको एक रत्न दे दिया मणि, तो नाग से उनको आनंद आ गया तो नागानंद, और जब रत्न दे दिया तो रत्नावली, और रत्न हर्षवर्धन को बहुत प्रिय था, रोज दर्शन करते थे तो प्रियदर्शिका। इसके बाद ह्वेनसांग, अच्छा ये भगवान शिव के उपासक थे, इनका एक नाम और है शिलादित्य, यानी ये शिला पे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, क्योंकि भगवान शिव भी बर्फ की शिला पे बैठते हैं। इनके कार्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया। ह्वेनसांग जो है हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, और ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित, और वर्तमान में शाक्य मुनि। तो कल्पना कीजिए कि राजा के घर से वो राजकुमार था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, तो पढ़ लिख के विद्वान हो गया। तो एक तो राजा का बेटा था चीन के, तो राजकुमार हो गया, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ के नीति का प्रकांड पंडित हो गया, और तीसरा बौद्ध भिक्षुओं की तरह, मुनियों की तरह वेशभूषा बना लिया तो शाक्य मुनि हो गया। एक तो टॉपिक। हर्षवर्धन को परम भट्टारक नरेश की उपाधि दी गई थी। हर्षवर्धन को परम भट्टारक नरेश, तो देखिए कितने आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए परम है, यहाँ भट्टारक लिखा है, भट्टा, तो आप कल्पना कीजिए कि परिश्रम की भट्टी पर, परिश्रम की भट्टी पे हर्षवर्धन तपते रहे, यानी जनता के कल्याण के लिए लगे रहे। तो क्या हुआ भाई, जनता के कल्याण के लिए काम करोगे तो परिश्रम करते हो, तो परिश्रम की भट्टी पे ये लगे रहे, तो इनको मिल गई उपाधि किसकी, परम भट्टारक नरेश। परिश्रम की भट्टी में तपते रहे इसलिए परम भट्टारक नरेश की उपाधि मिल गई। यह दिमाग में बैठ जाएगा। इनको हराया किसने था, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत का एक राजा था चालुक्य वंश का, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था। अब देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हर्षवर्धन जा रहे थे और यहाँ ये पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था। कहाँ हराया था, एक नदी है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के किनारे। तो कल्पना कीजिए ये जा रहे थे, एक नदी पड़ी बीच में, और नदी पे आगे बढ़ गए तो यानी का पुलकेशिन। तो कल्पना कीजिए दुश्मन ने इनका पुल तोड़ दिया, पुल तोड़ दिया, तो ये पीछे भाग नहीं सकते थे, आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो बीच रास्ते के पुलों को तोड़ दिया, मजबूरन फंस गए बीच में और घेर के इनको मार के हरा दिया। तो पुलकेशिन, पुल को तोड़ दिया, है ना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पुलों को तोड़ के हरा दिया। आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हर्षवर्धन में इतनी जानकारी आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड थी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।